हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इंडियन पॉलिटी के जो एमसीक्यू सीरीज़ में चला रहा हूँ उसके सेकंड पार्ट पे, जो पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी पे, वो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे था कि किस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे डेवलप हुआ। ठीक है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी और किन सतहों से और किन मानदंडों से होते हुए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आज का वो बना है। ठीक है, तो उसमें इससे पहले 20 क्वेश्चन हो चुके थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब जो स्टार्ट होगी वो क्वेश्चन नंबर 21 से। मैं नंबर्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको रिलेट करने में सुविधा हो। जो अगर पहले ये वीडियो देखें वो प्रीवियसली जाकर उस वीडियो को भी देख पाएँ। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑर्डर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट ₹5 लाख फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू एनुअली। ठीक है, हिंदी में इसका तात्पर्य है कि किस एक्ट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ऐसा निर्धारित कर लिया कि आपको एक 5 लाख ब्रिटिश पाउंड जो है वो देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि ऐसे मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देने के लिए उन्हें कहा गया था। ठीक है, कि आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। इससे पहले क्या था, वो मोनोपोली के लिए करते थे कि मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए, साथ साथ में अब ये चीज़ और भी मैंडेटरी कर दी गई। इसमें मोनोपोली भी इसका हिस्सा रहा था। व्यापार के मोनोपोली को भी एशिया से जितना इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का एशिया के साथ जितना ट्रेड था उस पर एक अधिकार था। तो उस चीज़ के लिए भी और बहुत सी भी चीज़ें थी जिसके लिए ये 5 लाख ब्रिटिश पाउंड, समझो 5 लाख ब्रिटिश स्टर्लिंग का मतलब क्या होगा। तो 5 लाख ब्रिटिश पाउंड देने के लिए कहा गया था। ये एक्ट था चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, इस एक्ट का नाम याद रखना, चार्टर एक्ट 1793। ये एक्ट के बारे में सुना भी ना हो आप लोगों ने। ठीक है, बट ये एक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। चार्टर एक्ट 1793, इसी से 5 लाख एनुअली देने के लिए निर्धारित किया गया था कंपनी को कि कंपनी देंगी पैसा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? अच्छा, अगर इस प्रोविज़न का देखो, चार्टर एक्ट 1793 का देखो, तो इसमें बस एक ही ये प्रोविज़न था जो इम्पॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन नंबर 22, द कन्वेंशन ऑफ फिक्सिंग टाइम लिमिट फॉर द कंटिन्यूअंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया वॉज ब्रोकन डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर विच एक्ट। अच्छा, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ। कन्वेंशन मतलब क्या होता है? एक परंपरा चली आ रही है। ठीक है ना, ये परंपरा क्या थी कि परंपरा ये थी कि जब हमेशा एक ब्रिटिश पार्लियामेंट जब कोई एक्ट पास करता था तो उसको क्या करता था कि अगले आने वाले 20 साल के लिए वो चीज़ बोली जाती थी कि आने वाले 20 साल तक वो चीज़ लागू रहेगी। जैसे प्रेजेंट सिनेरियो में अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो जिस तरह हमारी अभी रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम में क्या है कि हर 10 साल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और उस प्रोविज़न को हम और 10 साल के लिए आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह उस समय भी किया जाता था कि जो ब्रिटिश क्राउन जो रूल कर रहा है ना, ऑन बिहाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में रूल कर रही है, इंडिया को एडमिनिस्टर कर रही है, उसके सत्ता को हमेशा बढ़ा दिया जाता था 20 साल के लिए। ठीक है, तो इस जो परंपरा है, इस परंपरा को कब तोड़ा गया ये पूछ रहा जा रहा है, किस एक्ट के द्वारा तोड़ा गया। तो ये तोड़ा गया था 1853 के एक्ट द्वारा। ठीक है, 1853 चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा इस परंपरा को तोड़ दिया गया था। अब देखो इसका मैं बैकग्राउंड से तुमको समझाता हूँ कि ये चीज़ किस तरह से चल रही थी। सबसे पहला एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सबसे पहली एक्ट 1773 थी। इसमें क्या किया गया? इसमें ये किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए, ठीक है 20 ईयर्स, 20 साल के लिए परमिशन दिया गया कि ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन, ठीक है जो ब्रिटिश क्राउन है, ठीक, उसके बिहाफ में आप 20 साल तक इंडिया का प्रशासन संभालो। ठीक, उसके बाद जैसे ही 1993 आया, ठीक है ना, तो चार्टर एक्ट 1793 उसमें फिर से 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अभी मैंने चार्टर एक्ट 1793 अभी समझाया था जिसमें 5 लाख रुपए एनुअली देने की बात कही गई थी। तो क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1793 में 20 साल फिर से बढ़ा दिया गया। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमें पता है कि फिर से चार्टर एक्ट कौन सा आया 1813 में क्या हुआ, 20 साल फिर से ग्रो करा दिया गया। फिर चार्टर एक्ट कितना आया 1833 में क्या हुआ, देखो सारे इसमें 20 साल का डिफरेंस है। और ये इनका पहला प्रोविज़न नहीं होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो विगत 20 साल तक राज कर चुकी है और आने वाले 20 साल तक प्रशासन ये संभालेगी। इसी तरह से फिर एक्ट आया 1853 का। बट 1853 के एक्ट में जो है ये जो 20 साल का चल रहा था कि 20 साल एक्सटेंड कर देना है, इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद ये प्रोविज़न नहीं था इंडेफिनिट पीरियड के लिए, वहाँ पे लिखा हुआ था एक्ट में बोला गया था कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए। बट वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी पता था कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं है, जल्दी से जल्दी ईस्ट इंडिया कंपनी के ये शासन को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस एक्ट के द्वारा ये जो 20 साल एक्सटेंड कर जा रहे किया जा रहा था इनके गवर्नमेंट को, प्रशासन को,
उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये ख़त्म हुआ था 1853 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? प्रोविजन फॉर सेपरेट गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वाज मेड अंडर विच एक्ट। अब देखो प्रेसिडेंसी क्या था, हमें पता है कि उस समय अराउंड 1813 तक 3 या 4 प्रेसिडेंसी थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर प्रेसिडेंसी की संख्या बढ़ती गई, ठीक है। प्रेसिडेंसीज को बढ़ाया गया। जब प्रेसिडेंसीज ज़्यादा बढ़ने लगे तो प्रत्येक प्रेसिडेंसी के लिए हमें पता है कि सेपरेट एक गवर्नर की नियुक्ति की जाने लगी। जिस तरह से सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो जो बंगाल, मद्रास में भी एक और बॉम्बे, तीनों में एक गवर्नर का प्रोविजन था। बट जो बंगाल के गवर्नर थे कलकत्ता के, उनको क्या बढ़ा दिया गया। पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, फिर बाद में 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। बट इसी तरह सेपरेट उसके बाद क्या हुआ, 1826 के बाद पता है कि हमारे 1826 के बाद बर्मा और यहाँ पे नेपाल, इन सब प्रोविजंस, इन सिंध को भी 1843 तक समथिंग सिंध को भी कैप्चर कर लिया गया था। तो धीरे धीरे क्या प्रोविजंस बढ़ते रहे थे। असम प्रोविंस भी बन चुका था। तो धीरे धीरे जैसे ही प्रोविंस बढ़ते गए, प्रेसिडेंसीज बढ़ती गई, तो प्रत्येक प्रेसिडेंसी के लिए अलग अलग टाइप से गवर्नर नियुक्त कर दिए जाते थे, ठीक है। बट गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसके लिए स्पेशल ऐसा पोस्ट एक क्रिएट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर का। क्यों? क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको क्या किया गया था 1833 के एक्ट में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तब उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए पूरा इंडिया का कार्यभार उसको देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं वो। तो उसके बाद वो पूरा का पूरा इंडिया का कार्यभार संभाल रहे थे। तो जिसकी वजह से ऐसा प्रोविज़न किया गया, ऐसी दिक्कतें आई कि लगा कि एक अलग से गवर्नर की पोस्ट को क्रिएट किया जाए। और ये क्रिएशन हुआ था 1853 के एक्ट के द्वारा कि एक गवर्नर अलग से बनाया जाए, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए। बट ये बना नहीं, ठीक है। ये जाके बना फिर 1912 में, जब दिल्ली चली गई थी, कैपिटल को दिल्ली चला गया था, दिल्ली चली गई, तब जाके ये जो रूल था ये एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। और जो सबसे पहले गवर्नर बने थे वो थॉमस गिब्सन थे, थॉमस गिब्सन, ठीक है, वो थे थॉमस गिब्सन। ये पहले गवर्नर बने थे, ठीक है, 1912 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि बाई विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट द कोवेंटेड सिविल सर्विस, कोवेंटेड मैंने बहुत रेस्पेक्टेड रेपुटेटेड होता है, ठीक है ना, सिविल सर्विस वाज थ्रोन ओपन टू इंडियन ऑल्सो। अच्छा, बोला जा रहा है कि किस एक्ट के द्वारा जो कंपटीशन है जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, जो उसको ICS इंडियन सिविल सर्विस उस समय बोला जाता था, तो उसके जो जितने भी अप्लाइड करने वाले जितने भी कैंडिडेचर थे उनको इंडियंस के लिए भी कब ओपन कर दिया गया कि इंडियंस भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो वो 1853 था, ठीक है, 1853 के एक्ट के द्वारा ये चीज़ कर दी गई थी। आपको पता है कि 1833 में क्या हुआ, ओपन कंपटीशन की बात कहेगी कि एक ओपन कंपटीशन होगा जिससे लोग सर्वेंट्स चुन के आएंगे। उससे पहले मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में कि उससे पहले क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वही चुनाव करते थे कि कौन से लोग एम्प्लॉय रहेंगे और कौन से लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये 1853 के द्वारा इंडियंस को भी इसमें शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो 25 क्या कहता है कि विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर लोकल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बोला जा रहा है कि किस एक्ट ने सबसे पहले ये चीज़ पॉसिबल की कि लोकल जो लोग हैं वो भी जाके सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें जाके वो शामिल हो सके, ठीक है। तो ये भी किया था 1853 के एक्ट ने, 1853 के एक्ट ने, ठीक है। अच्छा, ये प्रोविज़न क्या था, इस प्रोविज़न को समझो। क्वेश्चन जब भी मैं लिखता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, ठीक है। अगर मैं उसको इस तरह से एक्सप्लेन ना करूँ, मैं भी एक छोटा सा वीडियो बना दूँ तो उससे समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। अगर क्वेश्चन को हल्का सा घुमा के पूछ दिया जाए तो तुम उसको कभी जानते हुए भी उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया कि सेंट्रल प्रोविंस में इंडियंस नॉमिनेशंस स्टार्ट हुए थे। लोकल, देखो इंडियंस नहीं थे, लोकल गवर्नमेंट के, ठीक है, नॉमिनेशंस को बोला जाता था। तो लोकल गवर्नमेंट को नॉमिनेशंस को समझो कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया।
और जब उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया तो उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि ऐसा सजेस्ट किया गया कि 4 मेंबर जो है, 4 मेंबर को ऐड करें गवर्नर जनरल, ठीक है। और वो कहाँ से आएंगे, वो जितने उस समय के जितने प्रोविंस थे, उन प्रोविंस जितने अलग प्रेसिडेंसीज थे, ठीक है, जैसे आगरा का हो गया, अवध का हो गया और मद्रास प्रेसिडेंसी होगी, तो वहाँ पे जिन लोगों ने 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर रखी है, 10 ईयर प्लस सर्विस इन ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर वहाँ के लोकल जो भी कंपनी के जो भी ऑफिसर्स रहे होंगे, ठीक है, उसमें जिन्होंने 10 ईयर प्लस सर्विस कर ली थी, उन लोगों को काउंसिल में ऐड करने के लिए ये प्रोविजंस बनाए थे 1853 में, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक लोकल रिप्रेजेंटेशन आएगा। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझो कि जो लोकल, अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो तो उस समय कलकत्ता में सीट थी, अब वो एक ऐसा रूल बना रहे हैं जो कि मान लो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी जो एप्लीकेबल होगी, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था 1833 के बाद जो लेजिस्लेटिव पावर थे वो छीन लिए गए थे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर से, ठीक है। उनके बाद 1833 के बाद उनको लेजिस्लेटिव पावर नहीं थे, वो एक्ट नहीं बना सकते थे, ठीक है। ये बाद में फिर रिस्टोर हुआ उन लोगों को ये पावर। तो उस समय क्या हुआ था, जब उन लोगों के पास ये पावर नहीं रहे थे तो लोकल प्रॉब्लम को समझने के लिए कि लोकल चीज़ों में क्या दिक्कत चल रही है, लोकल जो गवर्नमेंट हो रही है, जो लोकल प्रोविंस है उनमें कैसी दिक्कतें हैं। अब जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो रेवेन्यू मैटर में समझो, रेवेन्यू मैटर में क्या हुआ था, ये चीज़ क्यों जरूरी थी उस समय, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। हमें पता है कि 1833 के समय क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट चला था, ठीक है, बंगाल के यहाँ पे जमींदारों के साथ। तो अब जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, इसमें उस समय क्या चला था, उसमें रैयतवाड़ी सिस्टम चला था, रैयतवाड़ी, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ कलकत्ता जो है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में क्या चल रहा था, जमींदारी चल रहा था, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। अब इस समय यहाँ पे जमींदारी चल रहा था, वहाँ पे रैयतवाड़ी चल रहा था, ठीक है। इन दोनों के रेवेन्यू सिस्टम है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, रैयतवाड़ी अलग होता है और जमींदारी सिस्टम अलग है, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई ऐसा एक्ट बनाना है, ठीक, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी को एप्लीकेबल होगा। अगर उस रेवेन्यू कलेक्शन में अगर कुछ ऐसा एक्ट बनाया जाए, इसके समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ जाए, परमानेंट सेटलमेंट के समय बहुत प्रॉब्लम आया था मद्रास प्रेसिडेंसी के वहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं अलग जब हिस्ट्री के मैं चैप्टर्स कराऊंगा तो मैं उसमें क्लियर करूँगा कि ये रेवेन्यू प्रॉब्लम हुए क्या थे। तो मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, मान लो कि अगर कोई चीज़ मद्रास प्रेसिडेंसी को रेवेन्यू कलेक्शन मामले में कोई चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, और अगर ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना रहे हैं, अगर गवर्नर जनरल को उसके बारे में अच्छे से रूट लेवल पर जानकारी नहीं है तो दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। जिसको दूर करने के लिए ही इन लोगों ने क्या किया था, जब 1833 के समय जब पूरा रेवेन्यू मैटर पूरा इन लोगों ने सुधारना शुरू किया 1833 के बाद से, तो इन लोगों के समझ में आया कि लोकल जो गवर्नमेंट है उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, वरना चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अब 26, ठीक, अब मैं जिस तरह से पॉलिटिक्स को हिस्ट्री से लिंक करके समझा रहा हूँ उसी तरह से आप लोग भी उसी तरह से पढ़ना, जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। कोई एक्ट बना, अब सोचो एक्ट बनना तो एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक मसला है, ठीक है, बट उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रहा है। हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर उसको आप देखो तो समझ में आएगा कि एक्ट का ऐसा रूल बनना क्यों जरूरी था, ठीक है। तो हर चीज़ों का एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, तो जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उसको हिस्ट्री के साथ मर्ज करके समझना बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं तो ऐसा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि प्रोविजन फॉर इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट व मेड अंडर विच एक्ट। अब देखो ये क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन ये है कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे 2 था, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग से बना दिया गया था, उसके अलावा एक गवर्नर जनरल का काउंसिल था। चीज़ थी एक ही है ना, वो जो मेंबर्स थे पूरे एक ही थे। अगर लेजिस्लेटिव के तौर पे अगर वो मेंबर्स मिलते थे उनका रोल अलग होता था, और अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पे मिलते थे तो उनका रूल अलग होता था, उनका पूरा का पूरा रोल ही अलग होता था। अब जैसे आपको पता है, मैंने बताया था कि लॉ मेंबर को ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो लॉ मेंबर को जब ऐड किया गया था तो मैंने क्या बोला था आपको उस समय कि उनको राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। बट जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव, जब वो लेजिस्लेटिव मेंबर के एज बैठते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जब मीटिंग होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसमें बैठते थे तो वो वोट कर सकते थे। बट एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूटिव जब काउंसिल की बैठक होती थी तो उसमें वो वोट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत ही डेलिकेट मैटर्स हैं। तो यही इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था इंडिया का, जिसके हेड होते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो सेम प्रोसीजर को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिस तरह एक पार्लियामेंट में जिस तरह से प्रोसीजर होती है, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ये होता है कि एक जो कार्यपालिका है, ठीक है, वो अपना लेजिस्लेचर से अलग होगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग होगा। तो इससे पहले क्या होता था कि दोनों के ब्रिटिश इंडिया में दोनों चीज़ें एक साथ चलती थी, ठीक है, बस मीटिंग्स अलग अलग तौर पे होते थे।
बट अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब प्रोविजंस बढ़ने लगे, जब प्रशासनिक सुधार होने लगे, तो चीज़ों को धीरे धीरे अलग करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अमेंडिंग एक्ट आया था, ठीक है, तो अमेंडिंग एक्ट में क्या हुआ था 1781 के, तो अमेंडिंग एक्ट में ये हुआ था कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जितने फंक्शंस थे उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग कर दिए गए थे। बट ये पूछा जा रहा है लेजिस्लेचर को, ठीक है, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के समय नहीं है। तो ये चीज़ हुई थी वही चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। तो ये क्या हुआ था, इस एक्ट में ऐसे प्रोविजंस बना दिए गए थे कि लेजिस्लेटिव बॉडी पूरे की पूरी अलग फंक्शन करेगी और एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग फंक्शन करेगी, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके, उनके मेंबर्स अलग अलग होंगे और उनकी बैठकें भी अलग अलग होंगी। तो उनको जो पूरा उनको एक पूरी कार्य प्रणाली जब सौंपी गई, तो वो कार्य प्रणाली ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉलो करती थी, उसी तरह से यहाँ भी फॉलो करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन इस तरह है, बट उसके बैकग्राउंड को समझो। क्वेश्चन अगर ट्रिकी हो तो, अगर क्वेश्चन ये हो जाए, क्वेश्चन ये पूछ दे कि लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था, तो भी 1853 होगा, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, तो उसके पूरे भाव को समझोगे कि एक्ट क्या था और प्रोविजंस क्या थे, तो ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27, देखो 27 क्या है, हु इंट्रोड्यूस द बिल ऑफ 1858 टाइटल्ड एज एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखो 1850 एक्ट में हम लोग आ गए, तो इसमें क्या हुआ कि 1853 का एक्ट जैसे खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक जो मेजर फंक्शन था वो कि 1857 की हमारी रिवोल्ट हो गई, ठीक है। तो जब 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, उसके बाद संग संग ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, संग संग इंटरफेयर किया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। उनको लगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम संग संग वो ना करें, हस्तक्षेप ना करें, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को गंवा सकते हैं। तो संग संग उन्होंने हस्तक्षेप किया 5 साल के बाद ही, और इस हस्तक्षेप को जब उन्होंने किया, जो उन्होंने बिल पास की, तो उन बिल का नाम, जब बिल ड्राफ्ट फेज में ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, तो उस बिल का नाम था, बिल का नाम क्या रखा गया था, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। बिल का नाम ये रखा गया था। प्रोपोज्ड जो था वो बिल, उसका नाम ये था, बाद में चेंज कर दिया गया। जब ये पास हुआ तो थोड़ा सा इसके टाइटल को चेंज किया, बेटर गवर्नेंस को गुड गवर्नमेंट के तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया, बट मोरलेस नाम सेम ही रहा था। तो इस पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि इस बिल को 1858 में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड एडवर्ड स्टेनले ने, लॉर्ड एडवर्ड स्टेनले, ठीक है। इसको मैं स्पेलिंग से कर देता हूँ, STANLEY, लॉर्ड एडवर्ड स्टेनले, ठीक। इन्होंने इस एक्ट बिल को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन 27, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन 28 क्या है, क्वेश्चन 28 है, ऑन विच डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 था, वो किस अवधि, किस दिन को, किस दिनांक को पास हुआ था, तो पास हुआ था 2 अगस्त 1858, इस तारीख को पास हो गया था, ठीक है। और कमेंस हुआ था, स्टार्ट हुआ था, मतलब इफेक्ट में आया था, कमेंस हुआ था 1 नवंबर से, ठीक है, 1 नवंबर 1858 से, ये याद रखना, 2 अलग अलग डेट है। पास हो गया था, बिल पास हुआ था 1858 2 अगस्त को, ठीक है। इस दिन बिल जो है वो पास हो गया था, बट कमेंस हुआ था, स्टार्ट हुआ था, फंक्शन में आया था 1 नवंबर 1858 को, ठीक। अब इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखो, ठीक है। अब हिस्ट्री के साथ इसको कंपेयर करके देखो, तो अगस्त 1858 में क्यों हुआ, क्योंकि जून 1858 तक क्या हुआ था, सारे के सारे जितने म्यूटिनिटी थे, जितने जहाँ पे रिवोल्ट हो रहे थे, सारे के वहाँ का उन्होंने, अंग्रेजों ने दमन कर दिया था। जून तक सिर्फ रोहिलखंड के ही वो गुरिल्ला वार कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ रोहिलखंड जो है, तो रोहिलखंड में ही सिर्फ और सिर्फ जो म्यूटिनिटी थी, जो विद्रोह थी, वो बची हुई थी। बाकी ऑल ओवर इंडिया जो है बिल्कुल से बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। और जुलाई तक आते आते, जुलाई अगस्त तक रोहिलखंड के भी उसको विद्रोह को भी वहाँ भी बिल्कुल से दमन कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से दोनों चीज़ आपस में कोइंसिडेंस करती है, ठीक। तो ये अगस्त, ये डेट ये रहा, ये कमेंसमेंट का डेट रहा। अगर कमेंसमेंट का डेट पूछा तो 1 नवंबर, और अगर सिर्फ बिल के पास होने का डेट पूछा तो 2 अगस्त 1858, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेयर स्क्रैप्ड बाय विच एक्ट। स्क्रैप्ड मतलब बिल्कुल से उखाड़ देना, खत्म कर देना बिल्कुल, ठीक है। तो किस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया था? देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैंने पहले समझाए थे पहले वीडियोस में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यहाँ पे दो टर्म है, और एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैंने समझाया था कि जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, उन्होंने अपनी एक निदेशकों की एक टीम बनाई थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाती थी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया एक्ट के दौरान करप्शन को रोकने के लिए और सिविल और मिलिट्री पावर्स को चेक करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया था। बट जब 1850 एक्ट का एक्ट बना है, ठीक है ना, तो 1815 एक्ट के एक्ट बनने में क्या हुआ कि इससे पहले जितनी भी चीज़ें चल रही थी उनको उन्होंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। जितने भी संस्थाएं थी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसके अलावा सारे के सारे जितने भी उस समय के इंस्टीट्यूशन थे, संस्थाएं थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का जो एक्ट था, ठीक है, उसके द्वारा इसको भी खत्म कर दिया गया था, ठीक है। इसको मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लिखता हूँ मैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये आंसर है। इसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों संस्थाओं को बिल्कुल से बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, इनके रोल को ही खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ था, इसके मूल कारण ये थे कि अब जो है ईस्ट इंडिया 1858 का रूल का मतलब ही क्या था कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल नहीं करेगी ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ में, ठीक है। अब ब्रिटिश क्राउन जो है सीधे के सीधे रूल करेगा। अब किसी संस्था के बीच में हटाने, उन्होंने बिल्कुल हटा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब सीधे सीधे जो ब्रिटिश क्राउन जो है वो सीधे के सीधे वो क्या रहेगा, रूल करेगा थ्रू। तो थ्रू उन्होंने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट उन्होंने क्रिएट किया, उसकी एक काउंसिल बनाई और वो अब सीधे सीधे रूल करने लगे थे उसके थ्रू। तो ये क्वेश्चन में आएगा तो फर्दर उसको मैं और वो कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 30 वही है, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी फॉर स्टेट, सॉरी द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच एक्ट, ठीक है। तो ये देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक ऑफिस क्रिएट की गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ये एक पोस्ट क्रिएट की गई, ठीक। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थी उसको जो कहते हैं रखा गया और एक बिल्कुल एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई, ठीक। और यही पोस्ट जो ब्रिटिश क्राउन है जो है इसी के द्वारा, इसी के हेल्प से वो, जिस तरह से हमारे आज के डेट में हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो हमारे प्रेसिडेंट और ब्रिटिश क्राउन सेम पोजीशन को हेल्ड करता है, जैसे कि उनके ब्रिटिश क्राउन जो उनकी पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो रैंक होल्ड करती है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट करते हैं हमारे, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, तो बट प्रेसिडेंट किसी संस्था के बिहाफ में या किसी और इंस्टीट्यूशन के बिहाफ में वो चीज़ करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन करती है बट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट गेजेटेड के द्वारा वो पावर जो है वो डेलीगेट कर देते हैं। तो इसी तरह से ब्रिटिश क्राउन ने इस पोस्ट के द्वारा, ठीक है, ये एक बिल्कुल ऑफिस बना दिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके द्वारा इंडिया को रूल करना स्टार्ट किया, ठीक। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये जो बनाए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसके इनको एक 15 मेंबर की काउंसिल भी दी गई साथ में, ठीक है। ये इनके लिए भी एक काउंसिल बनाया गया, जो काउंसिल के साथ मिलके वो अपना प्रशासनिक चीज़ें देखेंगे, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के, जो प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट थे, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के मेंबर होते थे, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के मेंबर होते थे, और अगर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के मेंबर है तो ब्रिटिश एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ही हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट क्रिएट किया गया, उनको एक काउंसिल दी गई और उनका जो योग्यता था वो योग्यता उनकी ये थी कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे, ठीक है। जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट सीधे सीधे इंडिया के प्रशासन को सीधे सीधे अपने हाथों में उन्होंने ले लिया था 1858 के एक्ट के द्वारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, विच एक्ट री डेजिग्नेटेड द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विथ वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। किस एक्ट ने जो गवर्नर जनरल ऑफ की पोस्ट थी ऑफ इंडिया की उसको चेंज करके वाइसराय कर दिया था, ठीक है। तो वो भी 1858 का एक्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। इसने क्या किया था कि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, वाइसराय कर दिया गया था, वाइसराय, ठीक है। ये होगा वाइसराय, सबसे पहले वाइसराय पता है कैनिंग होगा आप लोगों को, तो उस पोस्ट का नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया, चेंज करके क्या कर दिया, वाइसराय, ठीक।
बट जितने प्रेसिडेंसी थे उनके गवर्नर को नाम गवर्नर ही रखा गया था, जितने अलग जो प्रेसिडेंसीज थे, ठीक है, उनके गवर्नर्स के डेजिग्नेशन को चेंज नहीं किया गया था, ठीक। 32 क्वेश्चन क्या है कि विच एक्ट एबोलिश डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, ठीक है, किस एक्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स को पता ही होगा आप लोगों को, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, जिसने भी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के बारे में पता होगा। डलहौजी ने कैसे डॉक्ट्राइन लेप्स के द्वारा स्टार्ट किया था अधिग्रहण, ठीक है, जिन राजाओं के, जितने प्रिंसली स्टेट में जितने राजाओं के पुत्र नहीं होते या पुत्री या कोई संतान नहीं होती थी, तो उनके जो पूरा का पूरा राज्य है वो अपने अधीन कर लेते थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ नागपुर, सतारा, अहमदनगर, इन सबको करते करते लास्ट में 1856 में अवध को भी कर लिया गया था, जिसके बाद पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ झमेला इसी के द्वारा। तो ये भी एक्ट जो था 1858 था, क्योंकि जो मूल कारण था 1858 का एक्ट जो था, इसके द्वारा इसको खत्म किया गया, ठीक है। तो जो मूल कारण था, अगर इस क्रांति के मूल कारण को हम देखें 1857 की क्रांति के, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी था, ठीक है। यही मूल कारण था जिसकी वजह से क्रांति भड़की। हमें पता है कि झांसी को जब 1853 में जब झांसी को इन लोगों ने अधीन कर लिया अपने, तो वहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हुआ, क्योंकि झांसी की संतान नहीं थी झांसी की रानी की, तो उसके बाद वो सारा हिस्ट्री में कवर हो ही जाएगा। चलो, तो 32 जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, वो सारे के सारे नागपुर जैसे हो गए। सबसे स्टार्ट सतारा से हुआ था, सतारा नागपुर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो सारे के सारे लोग वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट किया और फिर 1857 की क्रांति हुई। तो मेन कारण ये था जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया कि मेन कारण को ही चेंज कर दिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो 1857 की क्रांति की जो उन्होंने विवेचना की, उन्होंने उस चीज़ से समझा, तो उन्होंने बस दो ही चीज़ समझे थे। एक तो ये कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स खराब है, और दूसरा उन लोगों ने ये समझा था कि अगर इंडियंस को हम अगर गवर्नमेंट का या फिर प्रशासन का हिस्सा ना बनाएं तो ये भी एक तरह की दिक्कत है, जिसकी वजह से वो लोग क्रांति उन्होंने की है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ही उन्होंने समझी और इन दोनों चीज़ों में उन्होंने सुधार किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि हु बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन से बने थे? तो वही लॉर्ड स्टैनली ही बने थे, जिन्होंने जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने बिल को इंट्रोड्यूस किया था, एन एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। उन्हीं को सबसे पहले बना दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन्होंने बिल को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में और पारित भी करवाया था, तो इन्हीं को बना दिया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट नोशनली मेक्स क्वीन विक्टोरिया विद द टाइटल ऑफ इम्प्रेस ऑफ इंडिया। अच्छा, किस नोशनली का मतलब होता है कि मतलब जो चीज़ लिखी ना हो बट ऐसी चीज़ इम्प्लिसिट, मतलब एक क्या बोले उसको, इम्प्लिसिट हो, है ना, वो चीज़ स्पष्ट तरीके से बोली ना गई हो बट वो चीज़ उसी चीज़ को ही आप संकेत कर रही है, ठीक है, तो उसको नोशनली बोला जा सकता है। तो पूछा जा रहा है कि किस एक्ट ने क्वीन विक्टोरिया को जो है इम्प्रेस ऑफ इंडिया बना दिया था, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन को जो है इंडिया का हेड बना दिया था, तो वो भी कौन होगा? वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858। इसने क्या किया था कि इस एक्ट में एक एक्ट की भाषा ही ऐसी थी, इस एक्ट की भाषा क्या, देखो इस एक्ट की भाषा ये थी जो स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट की भाषा ये थी कि इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty, ठीक है। मुझे पता है मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट समझो, लिखा यह गया है कि इट प्रोवाइडेड दैट, ये एक्ट के जो स्टार्टिंग इनिशियल वर्डिंग थे वो यही थे कि इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth मतलब अब से आगे was to be governed by and in the name of her majesty, हर मेजेस्टी किसके लिए? क्वीन विक्टोरिया के लिए ये किया गया था, ठीक है। तो ये एक्ट का भाषा ही ऐसी थी कि अब से जो है इंडिया को रूल करेंगी ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया करेंगी, ठीक है, हर मेजेस्टी। तो नोशनली बोला गया था। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में नोशनली क्यों बोला गया, ठीक है, नोशनली इसलिए बोला गया था कि नोशनली इसलिए बोला गया था कि इम्प्रेस ऑफ इंडिया का जो पोस्ट, जो एक टाइटल थी इम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो उसको सुपुर्द किया गया था उनको, बट इस टाइटल को उन्होंने एज्यूम किया था 1877 में, ठीक है। अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो हो तो तुम लोगों को पता हो कि 1877 में इन्होंने एक दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, दिल्ली दरबार, ठीक है, और दिल्ली दरबार के आयोजन में उन्होंने क्या किया था, कैसरे
हिंद, मतलब ये इम्प्रेस ऑफ इंडिया हुआ है ना, कैसरे हिंद, ये पारसी है सीजर का, सीजर पता ही होगा जिन्होंने थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हो, जूलियस सीजर, सीजर के बारे में उन लोगों को पता ही होगा। तो केसरे हिंद की जो पोस्ट थी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये पारसी, ये क्या पर्सियन टर्म है, और इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन इम्प्रेस ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। तो ये इस टाइटल को उन्होंने एज्यूम किया था 1877 में, ठीक है, इसलिए वहाँ पे नोशनली बोला गया। नोशनली इसलिए बोला गया कि अब उसका, क्योंकि एक्ट का भाषा ही ऐसी थी कि ब्रिटिश क्राउन जो है, जो हर मैजेस्टी जो है, वही क्वीन विक्टोरिया जो है अब इंडिया की हेड होंगी, ठीक है। बट इस एग्जैक्ट इस टाइटल को, ये जो टाइटल है, इसको इन्होंने एज्यूम किया था 1877 में, ठीक है, दिल्ली दरबार। और ये दिल्ली दरबार बना ही क्यों गया था, तो दिल्ली दरबार इसलिए किया गया था कि जिस तरह से मुगलों के समय में जो प्रथा चलती आ रही थी कि जब भी कोरोनेशन होता है किसी का, कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक हिंदी में कहे तो वो एक बहुत बड़ा आयोजन का, वो एक समारोह का आयोजन करते थे, और जिसके बाद होता था। तो उसी तरह से इन लोगों ने भी क्या किया कि ब्रिटिश ने भी ये चीज़, जितने राजा थे, जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने राजाएं थे, राजा हो गए या फिर नवाब समझ लो, तो जितने राजा नवाब थे उन लोगों को ये चीज़ समझाने के लिए कि अब जो ब्रिटिश, जो क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, उनको लगता था कि हमारे ऊपर गोरे ही राज कर रहे हैं, ठीक है। बट ब्रिटिश क्राउन क्या है और ईस्ट इंडिया कंपनी में, दोनों में अंतर हो चुका है। इस चीज़ को समझाने के लिए कि अब ब्रिटिश क्राउन के आप अंदर में हो, इन्होंने एक बिल्कुल दिल्ली दरबार का गठन किया था, और इस दरबार में ये चीज़ उनको, रानी को जो है कैसरे हिंद की उपाधि दे दी गई थी, ठीक है। अब इसके अलावा भी 2 बार दिया गया, एक बार 1903 में भी हुआ था, एक बार 1911 में भी दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। इसके अलावा 1903 में, 1911 में, जब 1903 में लगा तो 1911 में लगा था, तो उस समय भी क्या है, इसी तरह से इस उपाधि को ही अलग अलग, क्योंकि उसके बाद जो क्वीन थी वो मर गई, उनके बाद अलग अलग राजा बने थे, तो इन राजाओं को भी देने के लिए ये एक्ट, ये 1903 में भी हुआ था और 1911 में, 1903 1911 में हुआ, और ये 1903 में हुआ था शायद इसके एडवर्ड 7 के लिए हुआ था। 1903 में एडवर्ड 7 थे उस समय के, और इस समय के किंग जॉर्ज थे, किंग जॉर्ज 5 थे। 1911 में किंग जॉर्ज 5, इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि 1911 में ली थी, 1903 में इन्होंने ली थी, एडवर्ड 7 ने, ठीक है। उनको भी केसरी हिंद की उपाधि दे दी गई थी, और दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1903 में, 1911 में। इसमें कर्जन ने किया था, और 11 में आपको पता ही होगा हडनेज ने किया था। इन लोगों ने करके, और ये उपाधि एक बार पहले तो इनको मिली थी, हमारे क्वीन विक्टोरिया को, उसके बाद एडवर्ड 7 को और किंग जॉर्ज 5 को, ठीक है। तो वहाँ पे नोशनली वर्ड का मतलब ये होगा, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट उपाधि जो है 1877 में दी गई थी फिर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या है, देखो, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वाज टेकन अवे बाय विच एक्ट। देखो ये मैंने बताया था, ये कौन सा था, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। इसके द्वारा क्या किया था कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इनसे छीन लिया गया था, मद्रास, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, कि अब वो कोई कानून पारित नहीं कर सकते, जो कोलकाता के जो गवर्नर जनरल थे वो जो पारित करेंगे वही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, वो 36 क्या है, 36 है कि विच एक्ट इनॉग्रेट्स द सिस्टम ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन ऑफ इंडिया। अब इस चीज़ को समझो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उन क्वेश्चन की व्याख्या को ध्यान से समझना, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि जितने, कौन सा एक्ट था जो कि लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन इन इंडिया। तो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन क्या मतलब क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए, ये टर्म बोला जाए, इस टर्म को बताओ कि लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये टर्म, इस क्वेश्चन में ये टर्म जो है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का मतलब हुआ कि डिवोल्यूशन का मतलब इस सेंस में ले सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन का मतलब होगा कि जितने सारे लेजिस्लेटिव पावर हैं वो डिवैल्यूएट किए जा रहे हैं, मतलब वो डिसेंट्रलाइज किए जा रहे हैं, ढेर सारे जगहों को, ढेर सारे पोस्ट को वो चीज़ दी जा रही है, ठीक है। इसका मतलब होता है लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन। तो ये किस एक्ट के द्वारा हुआ था, तो ये एक्ट हुआ था 1861 का, ठीक है। ये एक्ट था 1861 का, ठीक है। GOI एक्ट था, ये काउंसिल एक्ट, ये सारे काउंसिल एक्ट थे, हाँ, ये सारे काउंसिल एक्ट थे। तो काउंसिल एक्ट 1861 में ये चीज़ स्टार्ट होती है। तो इसका पर्याय क्या है, इस चीज़ से क्या समझा जाता है, इससे ये समझा जाता है इस चीज़ से कि जो 1833 से क्या बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनसे जो लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी, ठीक है, वो 1861 के एक्ट द्वारा उनको वापस दे दी गई, कुछ कंडीशंस के द्वारा, ठीक है। उन कंडीशंस के द्वारा क्या हुआ था, इन लोगों को वापस वो लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई थी कि वो आप अपना कानूनों को पारित कर सकते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस दिए गए थे, ठीक है। तो इस तरह से लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इससे पहले क्या था, वो लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन चल रहा था, सबके सब गवर्नर जनरल को ही सब कुछ हेड बना दिया जा रहा था, ठीक है। बट 1861 के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे
जो इसका डिसेंट्रलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। किस तरह से स्टार्ट हुआ, इसमें और भी सारे एक्ट थे और भी सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो इस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे से स्थापित करते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस अंडर। पोर्टफोलियो सिस्टम, देखो इसमें भी एक टर्म है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, देखो एक्ट तो वही है, काउंसिल एक्ट 61, ठीक है, 1861, आंसर तो ही होगा। बट पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है समझो। पोर्टफोलियो सिस्टम, जब हमारी अब भी जो गवर्नमेंट चल रही है वो भी पोर्टफोलियो सिस्टम पे चल रही है। पोर्टफोलियो का मतलब हुआ, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम में पोर्टफोलियो सिस्टम को समझो तो एक डिपार्टमेंट किसी एक मंत्री को दे देना और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी जो फाइनल डिसीजन हो वो मंत्री ही ले। पोर्टफोलियो मतलब जैसे डिफेंस है, ठीक है, अगर मान लो हमारा डिफेंस ले लो या फाइनेंस ले लो, ठीक है, फाइनेंस ले लो, तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, एक पोर्टफोलियो है ये, और इनके जो मिनिस्टर है जो मनोनीत हैं, ठीक है, तो इनके जो मिनिस्टर हैं जो कि चयनित है, मनोनीत नहीं चयनित ही कह सकते हैं, जो इनके जो मिनिस्टर को जो यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो उस डिफेंस के मैटर में या फाइनेंस के मैटर में जो फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, वही फाइनल अधिकारी हैं डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। इनके डिसीजंस लेने के लिए उनको जाकर फिर प्राइम मिनिस्टर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से पोर्टफोलियो सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, बट इनमें भी कुछ कंडीशंस हैं, बट पोर्टफोलियो सिस्टम मोर लेस यही चीज़ होती है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था 1861 में, ठीक है, 1861 के दौरान ही जो है पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इसमें 4 पोर्टफोलियो बने थे डिफेंस के, 5वां बना था 1864 में, पब्लिक वर्क, वो 1864 में बना था। खैर पोर्टफोलियो छोड़ो, तो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 ये है कि ऑर्डिनेंस इशू पावर ऑफ वायसराय वाज गिवन अंडर, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, वो भी 1861 के एक्ट द्वारा ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए पावर दे दिए गए थे किनको, गवर्नर जनरल को, कि आप ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, ठीक है, जब 123 में एक 123 में अध्यादेश जारी करना, तो 1861 में ये ऑर्डिनेंस पावर दे दी गई थी हमारे गवर्नर जनरल को, ठीक है। इमरजेंसी के समय में अगर काउंसिल जो है, उनकी जो काउंसिल है, अगर वो ना रहे, तो अगर वो काउंसिल मीटिंग में नहीं है, सत्र में नहीं है, तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर दे दी गई थी गवर्नर जनरल को 1860 एक्ट के द्वारा, 1 के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन नंबर आगे 39 क्वेश्चन क्या है कि विच एक्ट कैन बी सेड टू बी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, आप देखो इसमें एक टर्म है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बोलने से क्या समझते हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट करना। जो एक गवर्नमेंट किसको रिप्रेजेंट करती है, अपनी जनता को। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होने का मतलब है कि इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या हैं, वो एक इलेक्शन के प्रोसेस द्वारा चयन होके वो वहाँ पे आए हैं, ठीक है, मनोनीत नहीं है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है। तो इसमें पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट को ये फर्स्ट स्टेप, प्रथम माना जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब इलेक्शन स्टार्ट करने के लिए, कि हमारे गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में इलेक्शन भी हो, इसके लिए सबसे पहला स्टेप किस एक्ट को माना जा सकता है। तो वो एक्ट था 1892 का एक्ट, ठीक है। ये एक्ट था एक्ट ऑफ 1892, ठीक, एक्ट ऑफ 1892। अच्छा देखो इसमें इलेक्शन, अभी थोड़ी सी सटल इसमें चेंजेस हैं। सटल चेंजेस ये हैं कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे फुल फ्लेज इलेक्शन से नहीं था, ठीक है। फुल फ्लेज इलेक्शन तो बहुत जाके बाद में 1935 में हुआ था, ठीक है। उस समय फुल फ्लेज इलेक्शन नहीं था। तो इसमें ये क्या हुआ था कि 1892 में ये एक्ट क्या बना था, ये एक्ट ये बना था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है ना, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें कुछ मेंबर्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। बट इसके लिए अच्छा उस समय की जो राजनीति रही थी, अगर उसमें तुम गवर्नर जनरल को पढ़ो तो लीटन आए, फिर डफरिन आए, ठीक है। तो लीटन डफरिन आने के बाद क्या हुआ था कि वो लोग काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं तो एम्बेसडर और थोड़ा डिप्लोमेट टाइप के थे, ठीक है। उस समय कुछ उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए थे, वो उनके प्रशासनिक नहीं, उनके कूटनीतिक उसको दर्शाता है, अब योग्यता को दर्शाता है। तो उसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में कुछ मेंबर जो हैं, ऐसा प्रोविजंस बोला गया था कि हम इलेक्शंस करके लेके आएंगे, बट
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो 1858 में जो पोस्ट क्रिएट की थी, उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि इलेक्शन तो नहीं होगा, बट आप इनडायरेक्ट इलेक्शन करके मंगवा सकते हो। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि जितने यूनिवर्सिटीज़ थे, ठीक है, जमींदार्स थे, इन यूनिवर्सिटी हो गया, जमींदार हो गए, और भी बहुत सारे चीज़ें थी, म्यूनसिपैलिटी हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ जो है मेंबर्स को मनोनीत कर सकते थे अपनी तरफ से कि हाँ हमारी तरफ से ये मेंबर मनोनीत है काउंसिल के लिए, ठीक। तो इस तरह से इंडियंस लोगों की सहभागिता स्टार्ट हुई और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होने का आसार स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या है, इसी तरह से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। अब मान लो कि कोई म्यूनसिपैलिटी या फिर कोई यूनिवर्सिटी किसी को मनोनीत करेगी तो क्या करेगी, किसी इंडियंस को ही करेगी। अब दिनकर राव एक इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दिनकर राव। अगर जो थोड़ा सा हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज रखते होंगे उन्हें पता होगा ये दिनकर राव कौन थे। ये सबसे पहले इंडियंस थे जिनको मनोनीत किया गया था काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर के रूप में, ठीक है। वो 1861 के एक्ट के द्वारा किया गया था। बट उसमें क्या था कि स्टेट्यूटरी प्रोविजंस नहीं थे। स्टेट्यूटरी प्रोविजन मतलब क्या होता है कि पार्ट ऑफ एक्ट नहीं था, वो एक्ट में क्लियरली एक स्टेट्यूट नहीं बनाया गया था, ठीक है। उसमें बस बोला गया था कि ऐसा करना चाहिए, तो इनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स के रूप में राजा ऑफ बनारस को और इनको ऐड कर दिया गया था, ठीक है। बट वो स्टेट्यूटरी प्रोविजन नहीं थे, इसलिए मैंने उसको एमसीक्यू में डाला नहीं है कि वो अच्छा क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन 40 क्या है, देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम वाज ग्रांटेड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल वाइड विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी गई, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ये बिल्कुल अलग टर्म है। किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को फाइनेंशियल फ्रीडम देने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में इसका तात्पर्य यह है कि पहले जब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी गई, ठीक है, तो जितने फाइनेंस मैटर थे वो सारे के सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनके अंडर चली गई थी। गवर्नर जनरल उस पर कानून तो बना सकता था, बट उस पर जो फाइनल आंसर होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होता था, ठीक है। वही उस पर फाइनल डिसीजन लेते थे। तो जितनी काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनाई गई थी, ठीक, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो बजट के रूप में, जब बजट इंट्रोड्यूस होता था तो बजट के रूप में क्या होता है, जिस तरह अभी हमारा बजट सिस्टम क्या है, जो फाइनेंस मिनिस्टर जब उसको गवर्नमेंट जब इंट्रोड्यूस करेगी तो उस पर क्या होगा, उस पर वोट होंगे, है ना, उस पर कट मोशन लगेगा, उस पर ढेर सारे वोट होते हैं एप्रोप्रिएशन के लिए। तो ये सारे प्रोसीजर एक फाइनेंशियल फ्रीडम को दर्शाता है। हमारी पार्लियामेंट को, हमारी पार्लियामेंट में जब बजट डिस्कस होता है, ठीक है, उस पर वोट होता है बजट पे, तो वो क्या है, हमारे पार्लियामेंट का एक फाइनेंशियल फ्रीडम है कि वो उनको इतनी स्वतंत्रता है कि उस बजट को डिस्कस कर सके, ठीक है। ये पहले नहीं थी, ठीक है, वो धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो ये स्टार्ट हुआ था 1892 के बाद, ठीक है। 1892 का जो एक्ट था उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। 1892 के एक्ट में इन्होंने क्या किया था कि बजट पे डिस्कशन करना तो दे दिया था, मेंबर्स को जो अलाउ कर दिया गया था कि आप बजट पे डिस्कस करो, ठीक है। बजट डिस्कशन का पावर दे दिया गया था, बट इस पर वोट का पावर नहीं था तब भी, ठीक है। नॉट फॉर वोट, वोट के पावर नहीं थे, आप वोट नहीं कर सकते बजट पे, ठीक है, कोई कट मोशन नहीं ला सकते हो, ठीक। ये सारी चीज़ें उस समय नहीं थे, बट हाँ बजट डिस्कशन की पावर जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी 1892 के एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन 40 तक। इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं बनाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में जो है बिल्कुल 1935 तक क्लियर पूरा का पूरा मैं कर दूंगा, ठीक है। होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया हो, इसके आंसर समझ में आया हो, और इसके बाद पार्ट 3 में मैं इसको पूरा कंप्लीट करके नेक्स्ट एमसीक्यू में एंट्री कर लूँगा, ठीक है। तब तक